नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बांग्लादेश को 12 लाख कोरोना वैक्सीन और 109 एम्बुलेंस की भेंट, 5 अहम समझौते पर हुए दस्तखत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बांग्लादेश दौरे पर ढाका में अपनी समकक्ष शेख हसीना से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच संपर्क, ऊर्जा, कारोबार, स्वास्थ्य तथा विकासात्मक सहयोग जैसे क्षेत्र में हुई प्रगति पर चर्चा हुई है। मुलाकात के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र से जुड़े 5 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद से पीएम मोदी का यह पहला विदेश दौरा है। वहीं शनिवार को दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता भी हुई जो करीब घंटे भर चली। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने वार्ता के बाद ट्वीट किया कि दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वास्थ्य, व्यापार, संपर्क, ऊर्जा, विकासात्मक सहयोग और कई अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति पर चर्चा की है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, मानवीय पहलुओं के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी समकक्ष शेख हसीना को 109 एम्बुलेंस की प्रतिकारात्मक चाबी भी सौंपी। उन्होंने शेख हसीना को एक प्रतिकारात्मक डिब्बा भी भेंट किया जो भारत द्वारा बांग्लादेश को सौंपी गई कोविड-19 रोधी टीके की 12 लाख खुराकों का प्रतीक है। शेख हसीना ने अपने पिता और जगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती के मौके पर जारी किए गए सोने और चांदी का एक सिक्का मोदी को भेंट किया। उन्होंने बांग्लादेश की 50वीं जयंती के मौके पर जारी चांदी का एक सिक्का भी मोदी को भेंट किया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आरटीआई में हुआ बड़ा खुलासा। योगी सरकार में 86 लाख नहीं बल्कि 45 लाख किसानों का ही हुआ कर्ज माफ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले हफ्ते ही अपने 4 साल पूरे किए हैं। 4 साल पूरे होने पर योगी सरकार की तरफ से कई दावे किए गए। ऐसा ही एक दावा किसानों की कर्ज माफी से भी जुड़ा हुआ किया गया। योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड में दावा किया गया है कि पिछले 4 साल में कुल 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है। लेकिन आरटीआई में एक अलग ही आंकड़ा सामने आया है। आरटीआई के आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2020 के तक करीब 45 लाख किसानों का ही कर्ज माफ हुआ है। सरकार की तरफ से यह जवाब प्रदेश की कृषि डायरेक्टर शोभा रानी श्रीवास्तव ने दिया है। मार्च 2017 में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली कैबिनेट में ही किसानों की कर्ज माफी का फैसला किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में रात 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगे रेस्तरां, मॉल। नई गाइडलाइन में कई और पाबंदियां लगाई गई। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के साथ कई अन्य तरह के अंकुश लगा दिए हैं। महाराष्ट्र में 28 मार्च के बाद 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक समुद्र तटों पर नहीं जा पाएंगे। ड्रामा थिएटर भी बंद हो जाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के रोज नए मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसमें राजनीतिक, धार्मिक और अन्य किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा होने पर रोक शामिल है। रेस्तरां, गार्डन और मॉल रविवार से सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। उद्धव ठाकरे सरकार ने एक आदेश में कहा कि 5 से ज्यादा लोगों को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के बीच कई जगह इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि प्रतिबंध के समय में सभी उद्यान, बीच और अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। फेस मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी भी तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार ने शादी में लगाई पाबंदियां, अब 100 लोग हो सकेंगे शामिल। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने नया फरमान जारी किया है। सरकार के फैसले के मुताबिक दिल्ली में शादी समारोह में शामिल होने वाले अधिकतम लोगों की संख्या घटकर 100 कर दी गई है। सरकार ने अन्य कार्यक्रमों में भी पाबंदियां लगाई है। किसी अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। दिल्ली में यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की मांग पर केंद्र सरकार व राज्यों को नोटिस।
जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों सहित सभी घुसपैठियों की पहचान करके 1 वर्ष के भीतर उन्हें वापस भेजने की मांग पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस याचिका को रोहिंग्याओं के बारे में पहले से लंबित याचिका के साथ सुनवाई के लिए संलग्न करने का भी आदेश दिया है। प्रधान न्यायाधीश बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। यह याचिका 2017 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कोर्ट के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए रोहिंग्या समेत सभी घुसपैठियों को 1 वर्ष के भीतर वापस भेजने की मांग की है। कोर्ट ने दलीलें सुनाने के बाद याचिका में प्रतिवाद बनाए गए केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टीएमसी ने जारी किया ऑडियो क्लिप, बीजेपी पर लगाया चुनाव आयोग को प्रभावित करने का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दिन ऑडियो बम फूटा है। बीजेपी और टीएमसी में ऑडियो वार छिड़ा। पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कथित ऑडियो टेप जारी किया। दावा किया है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से चुनाव में मदद मांगी है, लेकिन बीजेपी के एक दावे के कुछ घंटे बाद टीएमसी सामने आई और बीजेपी नेता मुकुल रॉय का कथित ऑडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि इस बात में मुकुल रॉय और शशिर बजोरिया चुनाव आयोग को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। ऑडियो जारी कर टीएमसी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग के पास बीजेपी ने अपना प्रतिनिधि भेजा और उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने उन नियमों को बदल दिया गया जो बीजेपी का पक्ष लेते हैं। यह निर्णय अन्य दलों से बातचीत किए बिना लिया जाएगा। टीएमसी ने ऑडियो क्लिप के हवाले से कहा कि इसमें मुकुल रॉय और शिशिर बजोरिया बात कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार में खूनी शनिवार सेना पुलिस की गोली से 50 लोकतंत्र समर्थकों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। जी हां दोस्तों, म्यांमार में शनिवार का दिन बेहद हिंसात्मक रहा। लोकतंत्र बहाली की मांग कर रहे लोगों पर म्यांमार की सेना ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिनसे 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जब यह घटना हुई तब म्यांमार सेना के जनरल सशस्त्र सेना दिवस समारोह सेलिब्रेट कर रहे थे। म्यांमार नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार तड़के यांगून के डाला उपनगर में एक पुलिस स्टेशन के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान सुरक्षा बलों ने भीड़ पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए। इस घटना में 10 लोग घायल हो गए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वर्क फ्रॉम होम से खुश हैं 62% लोग। ऐसी सुविधा मिलने पर कम सैलरी में भी काम को तैयार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी में घर से काम का चलन बढ़ा है। इस बीच एक सर्वे में सामने आया है कि कर्मचारी भी ऑफिस जाए बिना घर से काम करने को पसंद कर रहे हैं। सर्वे में शामिल 62% कर्मचारियों ने कहा है कि वह घर से काम करके खुश हैं। लगभग 56% कर्मचारियों ने कहा है कि वे ऑफिस से दूर रहकर और अधिक अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं। 61% लोगों ने कहा कि वह घर से काम करते हुए अपनी 8 घंटे की शिफ्ट में अधिक काम कर सकते हैं। यह दावा लोगमी इनकी ओर से संचालित फॉरेस्टर स्टडी में किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्यूज कैनाल में फंसे जहाज को निकालने का प्लान। जापानी कंपनी शिवाई कैसिन के ने बताई यह योजना। जी हां दोस्तों, इजिप्ट की स्यूज नहर में फंसा विशालकाय जहाज पूरी दुनिया के लिए समस्या बन गया है। इस जहाज के फंसने से देशों को रोजाना करोड़ों डॉलर का घाटा हो रहा है। इसी बीच जहाज की कंपनी ने कहा है कि समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों की मदद से जहाज को निकालने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोवैक्स का भारत में ट्रायल शुरू। आधार पूनावाला बोले सितंबर तक हो सकती है लॉन्च। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बीच एक रात भरी खबर आई है। देश को जल्दी एक और वैक्सीन मिलने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने शनिवार को कहा कि भारत में कोविड-19 टीके कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस वैक्सीन को इस साल सितंबर तक लॉन्च किया जा सकता है। अगस्त 2020 में अमेरिका की वैक्सीन कंपनी नोवावैक्स इंक ने SII के साथ लाइसेंस करार का ऐलान किया था।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित हुए म्यांमार के प्रदर्शनकारी सैन्य तानाशाही का कर रहे हैं विरोध। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये नॉमिनेशन साल 2022 के लिए है। नॉर्वे की अकादमिक संस्था ने खुद इस बात की जानकारी दी है। ओस्लो यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र की प्रोफेसर क्रिश्चियन स्टोक्सी ने इसे डेमोक्रेसी की रक्षा के महत्वपूर्ण प्रदर्शन करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रदर्शन सफल रहता है तो इससे अन्य जगहों पर भी लोकतंत्र के समर्थन में अहिंसक विरोध प्रदर्शनों को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर लोकतंत्र को दबाया जा रहा है तो उसे जरूर इस प्रदर्शन से प्रेरणा मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हरदीप सिंह पुरी बोले एयर इंडिया को बेचने या बंद करने का ही विकल्प, 100% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एयर इंडिया को लेकर सरकार के सामने सिर्फ 2 विकल्प हैं, उसे बंद कर दिया जाए या फिर पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया जाए। सरकार ने दूसरा विकल्प चुना है। पुरी ने शनिवार को कहा कि एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेची जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि एयर इंडिया में सरकार अपनी 100% हिस्सेदारी बेचेगी। हमारे पास प्राइवेट करने या ना करने का विकल्प नहीं था, बल्कि ये विकल्प था कि इसे प्राइवेट कर दिया जाए या फिर कामकाज बंद कर दिया जाए। एयर इंडिया फर्स्ट रेट एसेट है, लेकिन इस पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया है। इसमें कर्ज का बोझ खत्म करना है। इससे पहले शुक्रवार को हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार एयर इंडिया के विनिवेश के लिए नए टाइमलाइन पर काम कर रही है। आने वाले कुछ दिनों में एयर इंडिया के विनिवेश के लिए बोलियां मंगाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पुणे में स्टेडियम के बाहर से दूरबीन से मैच पर नजर रख रहे 33 सट्टेबाज गिरफ्तार, 4 कैमरे और 74 मोबाइल फोन समेत 45 लाख का सामान जब्त। जी हां दोस्तों, पुलिस ने भारत और इंग्लैंड के बीच पुणे में शुक्रवार को हुए दूसरे वनडे मैच के दौरान सट्टेबाजी कर रहे 33 लोगों को अरेस्ट किया है। ये लोग मैच पर दूरबीन से नजर रखे रहे थे। इसी दौरान पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। ये सभी देश के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं और मैच के लिए पुणे आए थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरों की वजह से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश, गरज और बर्फबारी हो सकती है। वहीं जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश संभव है। इसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 29 मार्च से 2 अप्रैल के बीच बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में अधिकतम तापमान में काफी वृद्धि होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, आम आदमी के लिए मार्च का महीना थोड़ा राहत भरा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 2 दिनों तक की कटौती हुई है। 2 दिनों में पेट्रोल 39 पैसे और डीजल 37 पैसे सस्ता हुआ है। हालांकि 2 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमत में इस कटौती की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कमजोरी है। 2 हफ्तों के दौरान कच्चा तेल 10% से ज्यादा टूट चुका है। कच्चे तेल की कीमत $71 प्रति बैरल की ऊंचाई से गिरकर $62 प्रति बैरल पर आ गई है। इसके पहले फरवरी में पेट्रोल डीजल 16 बार महंगा हुआ था। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 5 अप्रैल 2021 वायदा के सोने की कीमत MCX एक्सचेंज पर 53 रुपए की गिरावट के साथ 44,642 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए। इसके अलावा 4 जून 2021 के सोने की वायदा कीमत इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन MCX पर मात्र 1 रुपए की गिरावट के साथ 45,111 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 49,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी 142 अंक चढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद शुक्रवार को अच्छी बढ़त देखने को मिली। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 568.38 अंक यानी 1.17% की बढ़त के साथ 49,008.50 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 182.40 अंक यानी 1.27% की मजबूती के साथ 14,507.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इंडेक्स में शामिल 20 में से 26 शेयरों में बढ़त रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टाटा सन्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, साइरस मिस्त्री को हटाने के फैसले को सही ठहराया। जी हां दोस्तों, टाटा सन्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को कंपनी के चेयरमैन पद से हटाने के फैसले को सही ठहराते हुए इस मामले में आए एनसीएलटी के आदेश को पलट दिया है। इस मामले में साइरस इन्वेस्टमेंट एंड स्टिंग इन्वेस्टमेंट के दावे खारिज कर दिए गए। इस मामले में टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री दोनों की ओर से जल्दी मामले को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें दोस्तों, टाटा सन्स टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टाटा सन्स में साइरस मिस्त्री के परिवार से जुड़े एसपी ग्रुप के शेयरों का वैल्यूएशन टाटा सन्स के अनलिमिटेड शेयरों के आधार पर तय होगी। कोर्ट फिलहाल यह तय नहीं कर सकता कि मिस्त्री को क्या मुआवजा मिलना चाहिए। ये दोनों पक्ष आपस में बैठकर तय कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में जितने भी सवाल उठे थे उसका जवाब टाटा समूह के पक्ष में है और एसपी ग्रुप के सभी आवेदकों को खारिज कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। क्रेटा सेल्टोस को टक्कर देगी स्कोडा क्विशेक, जल्द होगी लॉन्च, देखिए कीमत और फीचर्स। जी हां दोस्तों, अगर आप एक शानदार एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ऑटो कंपनी स्कोडा एक बेहद जल्दी स्कोडा क्विशेक नाम से एसयूवी लॉन्च करने जा रही है। बताया जा रहा है कि फोक्सवैगन ग्रुप की इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के तहत डेवलप ये पहली कार है। स्कोडा क्विशेक एसयूवी को इससे पहले विजन इन कॉन्सेप्ट के तौर पर ऑटो एक्सपो 2020 में दिखाया गया था। स्कोडा क्विशेक में स्पोर्टी, एग्रेसिव, बोल्ड और जबरदस्त डिजाइन देखने को मिलता है। स्कोडा की सिग्नेचर ग्रिल, स्क्रिप्ट लेड हेडलाइट्स विद DRLs, LED टेल लाइट्स और 17 इंच के 12 डॉन अलॉय व्हील शामिल है। इस गाड़ी में 285 लीटर का बूट स्पेस भी दिया गया है। इंटीरियर के मामले में भी एसयूवी दूसरों से काफी अलग है। स्कोडा क्विशेक का केबिन और डिजाइन काफी अलग है। इसमें फ्री 10 इंच का डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, वेंटिलेटेड लेदर शीट, कीलेस एंट्री, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, एम्बियंट लाइटिंग जैसे कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।